खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर इसके साथ बताई मीशत का एक मुतबर नाम जनाब शौकत तरीन साहब भी हमारे साथ होंगे, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर। मगर मैं कुछ खबरें और फिर हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जनेवा इमदाद IMF के प्रोग्राम से क्या मशरूत है, ये पूछेंगे हम अपने मौजूद मेहमान से। क्या पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल चुका है या कभी था ही नहीं, ये भी पूछेंगे। और साथ सियासी महाज पर नून लीग क्या पंजाब वापस ले लेगी और इतना क्यों यकीन है कि वो पंजाब वापस ले लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का नाम ECL में क्या डाला जा सकता है। शौकत तरीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये जो एक इमदादी और एक खैरात का दौरा था, ये कितना कामयाब रहा, ये ओवरऑल हमारी मीशत पर इसका क्या असर होगा, और डॉलर आ रहे हैं और क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। सॉरी, इट्स अ फ्लरी ऑफ क्वेश्चंस बट दे आर ऑल लिंक्ड। जी जनाब शौकत तरीन साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भट्टी साहब, बात सिर्फ इतनी है कि ये तो नंबर्स तो अच्छे हैं। मतलब अगर $9 बिलियन प्लस हमें उन्होंने प्लेज किया है तो मल्टीलैटरल्स ने ज़्यादा किया है, जिसके बीच में सबसे ज़्यादा तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 4.2 किया है, फिर वर्ल्ड बैंक ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, AIIB ने किया है। तो ये इन इदारों ने ज़्यादा किया और बाकी बायलैटरल्स ने भी किया है, जिसमें फ्रांस ने काफ़ी पैसे दिए हैं। तो ये तो प्लेजेस तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ये डॉलर कब आएंगे ये डिपेंड करेगा कि हम रिहैबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं। बिकॉज ये फ्लड्स के लिए पैसे हैं और फ्लड्स के रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो अगर ये जल्दी कर देंगे तो वो जल्दी पैसे आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ दो कंडीशंस एक और हैं, और दो कंडीशंस क्या हैं। एक कंडीशन ये है कि IMF का प्रोग्राम आपका चालू होना चाहिए। ये लोग जो हैं ये पैसे आपको नहीं देंगे अगर आप अपने IMF प्रोग्राम से एक किस्म से पीछे हट जाए। तो एक तो वो इनको करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको जो है मैचिंग लोकल करेंसी फंड्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अच्छा, मैचिंग लोकल करेंसी फंड्स अगर $9 बिलियन है तो आप $9 बिलियन के आपने मैचिंग अगर फंड्स करें तो कुछ ट्रिलियन में पैसे हो जाते हैं। ये 2.4-2.3 ट्रिलियन की आज के रेट पे। अच्छा, वो इस वक्त तो हमारे पास फिजिकल स्पेस में गुंजाइश ही नहीं है। तो जितने आप प्रोवाइड कर सकेंगे लोकल करेंसी और जितनी जल्दी आप रिहैबिलिटेशन में जाएंगे उतने डॉलर्स आएंगे। अच्छा, इससे डॉलर में क्या हमारे रिजर्व में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल उस वक्त उतना फ़र्क पड़ेगा जितने डॉलर्स आते रहेंगे। और वो जो लेकिन इनमें से मोस्टली जो है ना, जिस तरीके से आपको वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह जो हैं, इन्होंने ये पहले ही अनाउंसमेंट्स की हुई हैं कि ये हम देंगे। तो ये अभी अकाउंट फॉर हुए हैं। लेकिन अच्छी बात है, मैं देखें जो अच्छी चीज़ होनी चाहिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये दो चैलेंजेस हैं इनके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत तरीन साहब थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर रहा हूं, जो आपके दौर में था अब है, तो उसमें वजूहात क्या है, इतनी महंगाई क्यों हुई, उस पर ज़रा आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। अप्रैल में महंगाई का कंपैरिजन कर रहे थे, आटा था 70-75 रुपये, अब है फ्री में इस वक्त 160 रुपये। चीनी थी पर केजी 86 रुपये, अब है 100 रुपये। कुकिंग ऑयल था 465 रुपये, अब है 595 रुपये। अप्रैल में डॉलर की कीमत थी कमो बेशतर 178.80, अब है 227, और ओपन मार्केट में आपको पता है 265 का बिक रहा है। पेट्रोल था आपके दौर में 150, अब 215। खाम तेल की थी उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 117 फी बैरल, अब टोटल 73 बैरल है। तो कहाँ हुकूमत ने आके ये गलती की जो कहते थे बहुत तजर्बाकार है, लेकिन आपके दौर में कीमतें कंपैरिजन बहुत कम थी। और क्या इसी तरह ये चलते रहे तो फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का? बड़ी साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे 1 साल हुआ, मैं 2 अप्रैल में आया था, तो मैं हर हफ्ते बग़ैर नागे के 1.5 घंटा लगाता था प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी पे, और सारे चीफ सेक्रेटरीज़ को मैंने हाजिर नाजिर किया होता था। और मैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट देखता था इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस। आटे की क्या प्राइस है, आलू की क्या प्राइस है, प्याज की क्या प्राइस है, मिर्चों की क्या प्राइस है, चीनी की क्या प्राइस है।
और इसमें जो है सप्लाई डिमांड क्या है, डिमांड अगर सप्लाई कम हो रही है तो उसको इंपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से तो उस दौरान में आपकी जो आप देखेंगे अपना आप अहदाफ निकाल लें, जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को हमने रोक लिया, क्योंकि उस वक्त भी यही था कि दरमियान में जो मिडिल मैन है वो बहुत पैसे बना रहे थे, 40-50% जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लेके जा रहे थे, तो फिर उनको डंडा मारते थे हम, वो ठीक हो जाता था। इसलिए हमारी जो प्याज की कीमत थी 44 रुपये थी, आज 230 रुपये, टमाटर उस वक्त 80 रुपये था, अब 280 रुपये। तो वो जो मार्जिन हमने निकाल दिए और उसको हमने, तो अब इन्होंने पूरे 9 महीनों में 2 दफ़ा सिर्फ प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की है। तो इसका मतलब है इनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि हमारे लोग जो हैं मुनाफा कमा रहे हैं तो उसको हमने रोकना है, एक पहली बात। दूसरा एक ये है कि फंडामेंटली इन्होंने जो बेसिक प्रोडक्ट्स होती हैं जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट होती है उनको बढ़ा दिया, क्योंकि IMF का प्रेशर आया इनके ऊपर और इन्होंने बढ़ाया, और वो था तेल और डीज़ल, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की कीमतें इन्होंने दबा के बढ़ा दी। फिर इनसे जो है आपका जो डॉलर का रेट है वो नहीं संभाला गया, क्योंकि आपके फाइनेंस मिनिस्टर अगर कहते हैं कि हमने 22 बिलियन डॉलर की हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो 9 महीनों में 13 बिलियन था, लोगों ने कहा ओहो ये तो 3 महीनों में 9 बिलियन डॉलर और डेफिसिट होगा, तो लोगों ने डॉलर जो है छुपाने शुरू कर दिए और वो एकदम रुपया जो है प्रेशर में आया, और रुपया जहां आप खड़ा हुआ आप देख लें कहाँ खड़ा हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि जनाब वाला ये फिस्कल डेफिसिट है, अभी तो 9 महीने में 2.6 ट्रिलियन है, लेकिन ये 12 महीनों में 6.4 ट्रिलियन हो जाएगा। लोगों ने कहा ओहो, अगर तो 3 महीनों में 3.6 ट्रिलियन के इन्होंने नोट छापने हैं तो बहुत इन्फ्लेशन होगी। तो बैंकों ने रेट्स बढ़ा दिए, हर चीज़ जो है वो टॉपसी टर्वी होगी, तो वो जिसको कहते हैं ना कि फिर वो नेवर एंडिंग साइकिल शुरू हो गया। तो इन्होंने अपने उस वक्त वो हमें बुरा दिखाने के लिए ये ऐसी इन्होंने मुंह मारी कर ली है। इससे IMF भी बेदक गया, उन्हें कही यार हमें तो कुछ और खबरें आ रही थी, तो ये तो कुछ और खबरें हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी अब तो हम इंस्टॉलमेंट उस वक्त देंगे जब आप बजट भी बनाएंगे और हमें जो प्रायर एक्शन करके दिखाएंगे, और उसकी वजह और इनके डॉलर कम होना शुरू हो गए, डॉलर आ नहीं रहे, किसी तरफ से नहीं आ रहे, तो ये प्रेशर में आना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें इनकी जो आप कह रहे थे ना बहुत ही ये तजर्बेकार हैं, इनकी इतनी तजर्बेकारी है जो आपने देख ली है। अच्छा शौकत तरीन साहब, एक कथा करामी वाक़ा साहब, ये रहनुमाई फरमाए जिस तसल्सुल से ये चला रहे हैं, अगर हमारी इनकम नहीं बढ़ती, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ती, खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने का खतरा है। मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ और पिक्चर दिखाते हैं, इसहाक डार साहब और दिखाते हैं, आप क्या समझते हैं कौन ठीक राइट पे है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे जैसा मुल्क जो है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है दुनिया के लिए, उसको ये जिसको क्लासिकल डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं ना, जिसके वो अपनी जो लोन्स हैं उनकी अदायगी ना कर सकें, वो नहीं होने देगा कोई भी। वो वेस्ट भी नहीं होने देगा और बाकी भी नहीं होने देंगे। वो आपको उस किनारे पे खड़ा रखेंगे जहाँ आप मतलब ज़िंदा रहेंगे ना मरेंगे। तो वो तो हमें उस किस्म का डिफ़ॉल्ट तो मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, और ये अभी थोड़े से पैसे इधर से भी आ जाएंगे तो वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे नज़र ये आ रहा है कि आपका ये जो पॉसिटी ऑफ डॉलर्स हैं उसकी वजह से आप गला दबाते रहेंगे इंपोर्ट्स का, और उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री जो अब ठप हो रही है और ज़्यादा ठप हो जाएगी, बिजनेसेस और ठप हो जाएंगी और नेगेटिव ग्रोथ होगी आपकी इकॉनमी में, और ये एक विशेष साइकिल क्या शुरू हो जाएगा। ये 2-3 रेट्स जो हैं, और समझे 2 रेट्स, एक इंटरबैंक है और एक हवाला है, उसमें 40 रुपये का भी फ़र्क है। वो 40 रुपये के फ़र्क से आपकी रेमिटेंसेस कम होना शुरू हो गई हैं, बिकॉज जो वर्कर है उसको अगर $200 भेजता है और उसकी जगह उसको 8,000 रुपया ज़्यादा मिलता है उसको घर में, वो क्यों नहीं इस हवाला इस्तेमाल करेगा। तो आपने देखा कि हमारे वक्त में हमने जब मार्च में छोड़ के गए रेमिटेंसेस, वो तकरीबन $3 बिलियन पर मंथ थी, वो अभी तकरीबन 2.1 पे आ गई हैं, और इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट जो 3.1 बिलियन थी वो 2.4 पे आ गई हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन $2 बिलियन का तो यहीं फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो वो एक साइड से ये स्क्वीज़ करते जाएंगे इंपोर्ट्स को, दूसरी साइड से ये पीछे से इन्हें दरवाज़ा खोला हुआ है। तो ये होगा ये कि आप बेसिकली आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी,
इस वेरिएशन ऑफ रेट्स की वजह से आपकी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और अब जो IMF ने की कंडीशनैलिटीज़ रह गई हैं जो होने जा रही हैं, उसमें 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। एक, वो गैस की प्राइसेस दबा के बढ़ाएंगे, उसके बाद आपको बिजली की प्राइसेस बढ़ाएंगे आपको, और तीसरा वो कहेंगे आप ये जो एक्सचेंज रेट है इसको बराबर करें, आप इसको खुला छोड़ें। और चौथी चीज़ है कि आप कुछ 600-700 बिलियन रुपए से शॉर्ट हैं रेवेन्यू पे, आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं और आपका रेवेन्यू कम है, तो ये आप नए टैक्स लगाएं। अच्छा शौकत तरीन साहब, मैं अभी इसहाक डार साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ और मैं हम समझना चाहेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनवाइएगा जी। इसमें डोनेशंस कितनी है और वो प्रोजेक्ट लोन फाइनेंसिंग कितनी है, तो 8 बिलियन से प्रोजेक्ट लोन फाइनेंसिंग क्रॉस कर गई है। ये लोन है जो हमें मिल रहे हैं, जो जिसको हमने मैच भी करना है शौकत तरीन साहब? जी बिल्कुल, ये लोन्स हैं। इसमें ग्रांट्स चंद ही ग्रांट्स होती हैं, जिसमें अमेरिका वगैरह ग्रांट्स देते हैं, वो लोन नहीं देते। तो जिस तरह जापान है वो ग्रांट देता है। ये सारी ग्रांट्स हैं जो फ्रांस दे रहा है, जो बाकी दे रहे हैं, तो सारे लोन्स फ्रांस जो मुल्क दे रहे हैं वो भी लोग कुछ हाँ, उनमें से कुछ मुल्क ग्रांट देते हैं, कुछ लोग लोन्स देते हैं। अब जर्मनी वगैरह लोन देंगे आपको, और ये जो है जापान जो है वो ग्रांट देता है, और अमेरिका ग्रांट देता है। इस तरीके से जी शौकत तरीन साहब, ये जो तस्वीर बन रही है, मैं चाहूँगा कि क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक सियासी डायमेंशन भी है और मईशत और सियासत जुड़े हुए हैं, ये जिस किस्म की महंगाई आ रही है, आप क्या समझते हैं कि जो कुर्बतें हैं इस वक्त ताकतवरों की इस हालिया हुकूमत के साथ, इस पे क्या असरात पड़ेंगे और आने वाले दिन आपको कैसे नज़र आते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ इंडस्ट्री ठप हो रही है, बहुत से एहतजाज शुरू हो गए हैं, PTI से अलग ही, बंदरगाह देख लें, हमारी गवादर की देख लें, फाटा देख लें, कराची देख लें। हाउ डू यू लुक एट द पॉलिटिकल सिचुएशन? इस मैशत का सियासत पे क्या असर पड़ेगा? सियासत पे तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है ना, इसीलिए तो ये लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे। देखिए जी, इन्होंने जो है, इनको ख्याल ही नहीं था कि हम जो है ये जो मिस एडवेंचर पे चल पड़े हैं, ये आए तो किसी और चीज़ के लिए थे ना। और वो आपको वो भी मालूम है, वो जो सारे इनके लॉज शॉज चेंज चूंज करके इन्होंने जो भी किया, लेकिन अब वो इकॉनमी इनसे नहीं संभल रही। अच्छा, महंगाई जो हो गई है, मई से जो महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, तो अब वो पॉलिटिकली इनके लिए टेनेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्शंस करवा के देख लिए हैं। जुलाई 17 का इलेक्शन किया, और फिर बाद में जो अक्टूबर में इलेक्शन हुए हैं उसमें इन्होंने देखा कि 75% जो है वो मतलब सीटें इमरान खान लेके जा रहा है। तो अब इनके लिए एक वो जो है कि अब ना ये उगल सकते हैं या ना ये निगल सकते हैं। अब ये इनका सिर्फ ये है कि उम्मीद ये है कि भाई थोड़ी जितनी हम डिले कर लें उससे क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन कम हो जाए और हमारी बचत हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। मेरा ख्याल ये है कि इसी सारे चक्कर के बीच में, और जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि जनाब ये बैड टू वर्स होगी चीज़ें, ये बेहतर नहीं होंगी। तो अगर बैड टू वर्स होंगी तो माइट एज वेल अभी इंटरम गवर्नमेंट लाएं। इंटरम गवर्नमेंट से ये होगा कि एक थोड़ा सा सुकून आएगा, और हम सब मिल के इंटरम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं कि भाई इस तरह आगे लेके जाओ। और वो तरीके हैं, अभी हम 1-2 दिन के बीच में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि PTI अगर आ जाएगी तो आज की जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करेगी। अच्छा शौकत साहब, एक बात ये तो कह रहे हैं मौजूदा हुक्मरान है जो PDM की 13 जमातें हैं, वो कह रहे हैं अक्टूबर में नहीं, हम एक और साल ले लेंगे। तो क्या बहुत देर नहीं हो चुकी होगी उस वक्त तक, अगर ये अगले साल भी अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराते और एक साल और ले लेते हैं? मेरे ख्याल में तो ये खुशफहमी है इनकी कि इतनी देर ये मतलब पब्लिक का जो गुस्सा है उसको सहार लेंगे। पब्लिक तो कहती है कि यार मतलब निकलो, और जो आपने अभी अदाब बताए थे वो बिल्कुल दुरुस्त अदाब हैं यार। आलू मतलब प्याज, एक रोटी है, देखें जी रोटी तो सब खाते हैं ना, हर आदमी रोटी खाता है, उसकी जो आप 1 किलो जो है उसकी अगर कीमत अगर आपने कर दी 150 और उसमें 10 रोटियां बनती हैं, 15 रुपए की रोटी तो आप अपने घर में पका के खा रहे हैं। और उसके साथ जो हमारे देहात में तो वो प्याज के 4 वो रखते थे, मतलब प्याज 4 रखते थे और उसके साथ रोटी खा लेते थे। अब प्याज 230 रुपए का हो और रोटी 15 रुपए की हो, तो मुझे बताएं वो इनको क्या इनके गीत गाएंगे।
और उसके बाद आप और चीज़ें देख लें ना, घी की आपने बात की, मैं तो आपको बताऊं, मैंने एक रिसर्च करवाई है, उसमें वो लोग कहते हैं जी हम तो ये करते हैं, पानी उबाल लेते हैं, उसमें नमक मिर्च डाल के और फिर रोटी उसके साथ खाते हैं। ये हालत आ गई है अभी हमारी, और अब रोटी भी महंगी होगी, तो ये कहाँ से इनको इजाज़त देंगे कि 1.5 साल बैठे रहेंगे। अच्छा, ये जो कहानी सुनाई जाती है शौकत तरीन साहब कि जी पीटीआई ने पास ऑन नहीं किया और अब आर्टिफिशियली चीज़ें रोक के रखी हुई थी और हमें ये करना पड़ा, कितनी क्रेडिबिलिटी देते हैं आप इसको? मैंने तो सिर्फ बार बार लोगों को कहते हैं, एक तो हमने वाइट पेपर छापा, दूसरा मैं बार बार इनको कहता हूँ कि जनाबे वाला ये अपने आप को खुशफहमी में मन रखें। आपने खुद ही मई की 22 तारीख को आपके आने के 1.5 महीने बाद आपने जो अहदाफ हमारी जो परफॉर्मेंस के दिए हैं आपने खुद दिए हैं, वो पिछले 17 साल में नहीं थे, आखिरी 2 साल हमारी जो परफॉर्मेंस थी। तो हमने जो परफॉर्मेंस की वो तो आपने खुद अपने दस्तखत से आपने छापी है, तो आप हमें मत ब्लेम करें। ये जो भी किया आपने अपनी नालायकी की वजह से किया, फिर ये हमें ब्लेम करते हैं कि आपने तो IMF सस्पेंड करके चले। बिल्कुल नहीं, हमारी बिल्कुल सहमत जो वो था उसके अहदाफ थे वो दिसंबर के वो पूरे थे, और उन्होंने कहा 8th के भी हम बात कर लेते हैं। तो आपने ये जो फ्रीज किया है 4 महीनों के लिए, तो इसका जो कितने नंबर्स होंगे, हमने कहा 466 बिलियन होगा, और ये हम इस तरीके से पूरा करेंगे जिसका IMF के साथ ताल्लुक नहीं है, कि उनके जो टारगेट्स हैं उनके साथ ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा अच्छा जी आप लिखवा के दे दें, प्रोविंसेस आपको पैसे देंगे, और वो कंपनियां जो डिविडेंड देंगी उनसे भी लिखवा दें, और यही बात ख़त्म हो गई हमारी वहाँ। और यहाँ इन्होंने शोर मचाया कि आपने तो इतनी उनके साथ वो की, उसकी वजह से उन्होंने हमारे पर कज़नें डाल दी। वो उनकी वजह से नहीं हुई, ये आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जाके मिस स्टेटमेंट्स दी, मिस इन्फॉर्मेशन दी, उसकी वजह से वो घबरा गए। अच्छा शौकत तरीन साहब, मैं आपको अभी एक और शॉर्ट अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का सुनवाता हूं और फिर हम इसी सवाल भी करेंगे। सुनाएं जी। गंदम के ज़खायर अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक पूरी तरह मौजूद हैं। रही बात आटे की, ये प्योरली सूबाई मामला है। आटे के गंदम के पास स्टॉक्स पूरे हैं, सूबों ने मिलों को रिलीज करनी है, गंदम वफाक नहीं। और साथ में एक सवाल भी जोड़ दूं, शौकत तरीन साहब आप 6% पे दे के गए थे, और अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है 2% की ग्रोथ रेट होगी, 3.5% हमारी आबादी की शरह है। तो जरा इन दोनों पे प्लीज आपका टेक क्या होगा? ये 2% नहीं होगी, ये मैं आपको आज मेरी ये नोट कर लें, ये अगर मतलब नेगेटिव नहीं हुई तो 0 ग्रोथ होगी, क्योंकि आपकी मिलें बंद हो रही हैं। आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो कि हमारे वक्त में 11.7% पे ग्रो कर रही थी मार्च में, और मार्च में तो खैर 26.6% पे थी, और क्योंकि वो शुगर उस वक्त फैक्ट्रियाँ चली होती हैं, लेकिन जनरली 11%, 11.7% वो अब नेगेटिव 7.75% पे ग्रो कर रही है। आपकी एग्रीकल्चर नेगेटिव है। जब दो बड़ी चीज़ें नेगेटिव होंगी तो वो कैसे हो जाएगी ये इंडस्ट्री अपना पूरी GDP? पहले तो वो आप ये 2% इन्होंने मोहतात अंदाज़ा लगाया। दूसरी चीज़ आपने जो इन्होंने कही गंदम की बात, ये देखें गंदम जो है ये क्या हमारे पास पूरी सप्लाई है? वो तो बेशक होगी, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है ना। अगर आप वक्त पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे और लोग जो हैं वो उसको होल्ड करके और वो जाके उसके कीमतें बढ़ा के चढ़ा के वो बेच रहे हैं लोगों को, तो वो फिर किसका कसूर है? वो मैंने वो पहले कहा, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी अगर मिले, हर हफ्ते मिले, तो वो प्रोविंसेस को भी कान खींच सकती है। वो मतलब यह है कि आपके देख सकती है कि रिलीजेज हमारे वक्त में जो पंजाब है वो कुछ 24,000 टन कर रहा था हर हफ्ते, इसी तरीके से KP कर रहा था कोई 4,000 टन, इसी तरीके से सिंध कर रहा था कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12,000। वो हम हर चीज़ को देखते थे। अब वो चीज़ें नहीं देखी जा रही। जब वो आप तो मैनेज नहीं करेंगे तो यही होगा ना। अच्छा शौकत साहब, ये रहनुमाई फरमाया, अब थोड़ा सा सियासत की तरफ आ जाते हैं। आपने माशियत पे तो बड़ी अच्छी नजर आ रही। एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं जब रजीम चेंज का इशू आया तो उन्होंने आपको बाज़ लोगों के पास भेजा और उन्हें बताए। और दूसरी आजकल खबरें चल रही हैं कि बाज़ हल्के माशी एक्सपर्ट को बुला के मशावरत कर रहे हैं। क्या आपसे भी मशावरत की गई इन हालात से निकलने के लिए मौजूदा वो क़यादत में? और दूसरा, जो माजी में आपने क्या कहा था, उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा जी बहुत अच्छी इकॉनमी चल रही, मतलब हमने मुश्किल हालात में संभाली है
और अभी हमारी ग्रोथ हो रही है, और ये सुपर साइकिल की जो हमें हेडविंड्स आई हैं उसमें भी हमने इसको कंट्रोल किया है, लेकिन ये पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। और उन्होंने इससे एग्री किया कि, और मैंने उनका पूछा कि भाई इसका क्या मतलब है। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आपको पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। तो उस पर उन्होंने बिल्कुल एग्री किया। तो दूसरी आपने अभी बात की कि मशावरत, मेरे से कोई मशावरत नहीं हो रही, मुझे तो अपोजिशन समझा जाता है अब। अच्छा, जो पहले बात हुई आपकी, किन से बात हुई, साग डार साहब से या किन से, किसी खास हल्के से, अहम लोगों से? नहीं, मैं जो डार साहब तो उस पिक्चर पे ही नहीं थे। मैं तो इनसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मुख्तदर जो इदारे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई एक आधा नाम अगर मुनासिब समझे तो, क्योंकि लोगों को पता चले कि ये कौम के साथ क्या हुआ है आप जैसे। नहीं, अब देखें, जो एक किस्म से जिससे मैं ऐसे इंसान से बात कर सकता हूँ कि जो बेसिकली मैटर करता है, तो वो तो मतलब एक ही होगा ना। क्या उनका नाम कमर जवेद बाजवा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, चले ये जो एक इकोनॉमिक टीम आपकी है या पीटीआई की, दो बातों पे कमेंट कर दीजिएगा। एक तस्वर ये दिया जा रहा है आपके जो हैं ज़ाहिर हरीफ जो हैं कि जी ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, और ये तो बिल्कुल जो है माइनस हो चुके हैं। कितनी आप क्रेडिबिलिटी इसको देते हैं और क्या समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल है पीटीआई का आपकी नज़र में? कि पीटीआई जो है वो एक किस्म से अब एक अवाम की पार्टी बन चुकी है। अगर आप इनका ख्याल ये है कि पीटीआई इररेलेवेंट है और इसका मुस्तकबिल नहीं है, तो ये फिर ये कह रहे हैं कि 220 जो मिलियन लोग हैं उनकी जो वास्ट मेजॉरिटी जो पीपल्स पीटीआई को सपोर्ट कर रही है वो इररेलेवेंट है। तो अगर ये अगर तासुर है तो मेरे ख्याल में ये तासुर इनको चेंज करना पड़ेगा बड़ी जल्दी। अच्छा शौकत साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, अगर खबरें आ रही है, मुख्तलिफ कियास रही हैं कि इमरान खान साहब को नहल किया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप समझते हैं अवाम में इतनी सकत है कि वो बाहर निकलेगी? देखें, इमरान खान को गिरफ्तार होने में कोई डर नहीं है, वो ना डर आदमी है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसने किया क्या है कि जिसकी खातिर उसको आप गिरफ्तार कर लेंगे। चलें कर भी दें, आपका क्या मतलब है कि उसको अगर गिरफ्तार करके रख देंगे तो लोगों की सेंटिमेंट ख़त्म हो जाएंगी उसके लिए। चलें जी, लोग ये कहते हैं जी वो सड़कों पे नहीं आएंगे, अभी तो थोड़ी देर में वो जब एक आवाज़ लगाता है तो लाखों लोग जो सड़कों पे निकल आते हैं। तो अगर उसको गिरफ्तार करेंगे, आपके ख्याल है लोग सड़कों पे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और दूसरी चीज़ है कि उस एक शख्स को जो कि इस वक्त एक अवाम की आवाज़ बन चुका है और सब ने देखा है कि जब जलसे करता है तो वहाँ लाखों लोग आ जाते हैं, जब वो आवाज़ देता है तो सड़कों पर लाखों लोग आ जाते हैं, उसको -1 नहीं किया जा सकता। अच्छा शौकत तरीन साहब, ये बातें तो अब आबाद साफ़ियों ने भी कहीं, जो रूस का दौरा था और रूस से सस्ते तेल की बात थी, इंडिया ले रहा है उनसे बगैर किसी प्रेशर के, तो ये सारी जो यहाँ ताकतें थी उन्हें एतमाद में लेके खान साहब गए थे, और फिर बाद में क्या हुआ कि यही इल्ज़ाम बन गया उनके लिए, खान साहब के लिए? नहीं जी, मैं उन मीटिंग में मौजूद होता था जब हम सारों के साथ मशावरत करते थे, सारे इदारों के साथ मशावरत करते थे। हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो पुराने लोग वहाँ एम्बेसडर हैं, उनके साथ करते थे, सबसे साथ मशावरत करके वो गए थे। और वहाँ जाके वो ज़ाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि ये तो उनको नहीं मालूम था ना कि जिस दिन वो पहुँचेंगे उस दिन वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर देगा। तो खान साहब ने उससे बात भी की, उसने कहा जी ये जो आपने किया है इसकी वजह से हमें एनर्जी में बड़े मसले हो जाएंगे। उसने कहा जी हम बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे और आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करेंगे। और फिर हमने इसी वजह से 28 मार्च को हमने उनको ख़त भी लिख दिया था, उससे पहले हमारी नेगोशिएशन हुई। उन्होंने कहा जी आप ख़त लिखें, हम आपको डिस्काउंटेड तेल देंगे। अच्छा, तो ये आप नहीं समझते कि ये जो हमारी सबसर्वियंस है और जो हमारी डिप्लोमेसी भी बंदी हुई है हमारी इस मैशत की वजह से, तरीन साहब, ये क्या इस कर्ज से हम निकल पाएंगे कि हम अपने डिसीजन खुद कर सकें और हम जो है इस तरह मजबूर ना हो? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो उसी तरफ सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा।
हमें एट द एंड ऑफ द डे दुनिया में भी रिस्पेक्ट उस वक्त मिलेगी जब वो लोग कहेंगे कि यार ये अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। क्योंकि अभी भी जब ये जिनीवा में गए और इन्होंने डोनर से मांगा तो लोगों ने आवाज़ें लगाई, उन्होंने कहा जी आप अपनी जो है पैर पे भी खड़ा हों, अपनी कंट्रीब्यूशन आपकी होनी चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम जो है हमने अपनी मुल्क को तबाह हाल कर दिया है। 1968 में 4th लार्जेस्ट इकॉनमी थे हम एशिया की, और अब देखिए हम कहाँ हैं। हमको चाहिए कि हम जो रेंट सीकिंग है, और मैं ये पूरे 18 प्लान बना रहा हूँ पूरे 18 एरियाज़ के लिए इकानमी के, और ख़ान साहब को मैंने कहा इस दफ़ा अगर हम आएंगे तो हमने इस वक्त जो मेरिट के ऊपर हमने इकानमी चलानी है, रेंट सीकिंग को ख़त्म करना है, और उसमें आपके दोस्त भी हों और दुश्मन भी हों, कोई वो सब बराबर होंगे। क्योंकि पाकिस्तान मईशत जो है उसको हमने आगे लेके जाना है ताकि हम ये लोगों के सामने भीख ना मांगे, इंक्लूडिंग दी IMF, वर्ल्ड बैंक, ये हमारे जो दोस्त ममालिक हैं सब वो बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमें हेल्प किया है, लेकिन हमारी खुददारी भी कुछ होनी चाहिए ना। अच्छा शौकत साहब ये रहनुमाई फरमाएं, आप कह रहे हैं खुददारी होनी चाहिए। एक तरफ हम सैलाब ज़दगान के लिए मांगने जा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख की 80 से ज़्यादा बड़ी काबीना है। क्या बाहर लोग ये नहीं देखते कि अपने अखराजात हुकूमतें कम क्यों नहीं करती? इसलिए तो लोगों ने उधर आवाज़ें उठाई हैं। इसीलिए तो आप देखेंगे कई ऐसे हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्हें कोई इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। मतलब ठीक है, हमारी ये जो मल्टीलैटरल्स को अगर 4.2 और 2 बिलियन वर्ल्ड बैंक, ये 6.2, उसमें 1.5 वो जो बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक और बिलियन AIB का, ये 8 बिलियन तो यही बन गया 8.5 बिलियन। तो बाकी जो रह गया है वही हमारे दूसरे ममालिक ने दिया ना। तो वो सारे यही कह रहे हैं यार हम अपने टैक्स पेयर के पैसे दें, और ये अपना जो है टैक्स ही इकट्ठा नहीं करते। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अभी आवाज़ें आ रही हैं, और ये जो हमारा किरदार है और उसमें और हमारे जो कॉल है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। शौकत तरीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस ऑन मैनी इश्यूज। नाज़रीन आप देखिए कि रेंट सीकिंग छोड़नी पड़ेगी। शौकत तरीन साहब ने कहा है अपनी इज्जत के लिए हमें पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, मगर उसके लिए क्या करें? इंजीनियरिंग होगी या फिर कैसे होगा? बड़ी साहब ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। डिफ़ॉल्ट का उन्होंने कहा कि ख़तरा शायद हमें ना होने दें। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब अभी हम खान साहब की लोगों ने सुनी जो तकरीर है, एक नट शेल में अगर मैं ये कहूँ, वो कहते हैं जनाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो खुल के हो रही है यहाँ पे बकौल उनके। आपको लगता है वो ठीक कह रहे हैं? काजी साहब, आज जो इमरान खान साहब की पाकिस्तान तरीके से चेयरमैन थी, बहुत खुल के बाउंसर मारे, पसे पर्दा जो बातें बहुत देर से रोक रहे थे वो आज कह चुके हैं। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार की हवस के लिए अखलाकियत का जनाजा निकाल रही है। देखिए उनकी इस बात में मुझे बताएं, अरकान पार्लियामेंट पे जो उन्होंने कहा चुन चुन के दबाव डाला जा रहा है और 1.25 अरब रुपया 5 लोगों की कीमत लगाई गई। मुझे समझ नहीं आ रही ये मोहतरम वज़ीर दाखिला काबिल एहतराम और मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम पंजाब हुकूमत छीन लेंगे, जबकि इनके मुताबिक इनके नंबर 101, 78 है, 178 और PTI के 3 निकाल लिया आपने। दोस्त मजारी, वो ममनूना साहबा, एक और गई है, 187 है। उसको 10 कैसे कम करेंगे? हुकूमत लेना इनका हक है, लेकिन गैर आईनी तरीके से। और इमरान खान ने जो इंकशाफत की हैं उसके बाद तो मुझे लगता है उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान रेड लाइन सिर्फ अवाम लगा सकती है। उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि लोगों को कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को माइनस कर दिया है। तो कभी भी PDM किसी को माइनस नहीं कर सकती। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में आसफ अली जरदारी गिरफ्तार रहे, उनकी ज़बान काटी गई, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर किया, लेकिन पीपल्स पार्टी माइनस नहीं हुई। नवाज शरीफ खुद मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार रहे, अब भी हुए, लेकिन माइनस सिर्फ इमरान खान की इस बात में वदन अवाम कर सकती है। अगर कोई 13 जमातें मिलकर कहे कि मैं किसी लीडर को जो मकबूलियत की वो बुलंदी पर हो उसको ज़मीन पर लाना, मेरा ख्याल है ये आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पंजाब में रस्साकशी हो रही है ना, आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश कर रही है।
इनके मतलूबा नताइज अच्छा, नहीं मिलेंगे। बड़ी बातें अब खुल के होनी शुरू हो गई हैं और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि मुस्लिम लीग नून की, मेरे भाई मैं नाम नहीं उनको लूँगा, वो खुल खुला के कहते हैं कि जी बड़ों की हमें आशीर्वाद हासिल है, ये वो खुद क्लेम करते हैं, मैं नाम उनके पूछे बगैर नहीं ले सकता। लेकिन ज़रा सुनते हैं फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। इदारे में कौन लोग हैं जो आर्मी चीफ के इन वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह से कॉल जो हैं उन्होंने MPs को की और लोगों को डराया, इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। बट साहब अब तो खुल के बातें होनी शुरू हो गई। मेरा ख्याल है एक जायज़ बात है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के हैं, वो किसी एक जमात के लिए काम नहीं करते। अगर कहीं एक आदमी दो आदमी कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसको अदारे के सरबराह वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो उन्होंने कहा कि जी कुछ लोगों को तंग किया जा रहा, हो सकता है सिर्फ वो -1% बंदों की तादाद हो, तो उनको सैयद आसम मनीर साहब मेरा ख्याल है वापस तशरीफ़ ले आए हैं या शायद एक आधे दिन में आएंगे, तो ये क्लियर हो सकता है। लेकिन मुझे बताना है कादी साहब, ये 187 को रन ऑफ पे आ गया, चलो एतमाद का वोट वो नहीं ले सकते, रन ऑफ पे तो वाज़ेह तौर पर वो PTI जीत रही है, उन नंबरों को कैसे कम करेंगे? मैंने सुना है कि रुकन वजीर आला पंजाब वो मुंतहिब होता है जो नंबर गेम जिसके ज्यादा हो। अच्छा, मेरी एक रहनुमाई करें, 177 नंबर ज्यादा है या 187 नंबर ज्यादा है? भट्टी साहब, नंबर जो है वो मैटर करते हैं इसमें मुल्क में। ये जरा मैं अभी एक तरफ आपको फवाद चौधरी साहब की बात सुनाता हूँ, फिर आपसे मैंने एक बड़ा दिलचस्प सवाल करना है। देखिए जरदारी साहब को तो शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए। सिंध का पैसा जो है वो पंजाब के MPs के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो जो सिंध के अवाम है उनको चाहिए एहतसाब करें, जरदारी और बिलावल का घेराव करें कि सिंध का पैसा यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। वो तो कह रहे सिंध का पैसा इधर लग रहा है। देखें, ये बड़ा अहम बात है, सिंध में हमारे भाइयों का सैलाब की वजह से बहुत बुरा नुकसान हुआ है। अगर फवाद चौधरी सब ठीक कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम है, कई सब अनबिलीवेबल। उधर स्कूल में बच्चे जूता नहीं पा रहे, 160 रुपए किलो आटा बिक रहा है और 8 बच्चों का बाप बेचारा फौत हो गया। तो अगर आप उनके पैसे मुबैना करप्शन पर लगाएंगे तो फिर सवाल तो उठेगा। कादी साहब बताएं मुझे, सिर्फ ये बता दें, 187 नंबर ज़्यादा होता है या 170? मेरी रहनुमाई कर दें, क्या आपका नुकसान होगा? कोई मैं आपको पैसे मांग रहा हूँ। अता तारड़ साहब को सुनाना है मैंने, बहुत बड़े स्टाल वाट है मुस्लिम लीग नून के, जरा सुनिए उनको। हमारे पास FIA का डेटा और उसके अलावा लोकेशनें भी हमारे पास हो जाती होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके तहत बंदे की लोकेशन पता लग जाती है। टेक्निकल काम है। अगर ये मामला आपने किया तो हम जियो फेंसिंग करा के आपको ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि आपको फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये कौन सा इदारा है जी? क्या कादी साहब, हुए तुम जिन दोस्त, जिसके हुए जिनके दोस्त दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? आसमां क्यों हुआ? अब ये अदारों पे ब्लेम लगा रहे हैं। लोकेशन कौन पता कर सकता है? वो लोकेशन खुदा ना खास्ता आम शहरियों पे नहीं करते। तो ये क्यों खुल खुला के कह रहे हैं इदारे हमारे पास है? तो ये इन्हें नहीं पता वो इदारे इंडिपेंडेंट है, उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत का ओथ लिया, उनके लिए अपनी जाने माल कुर्बान करते हैं। ये एक भी रोजाना हमारे तीसरे दिन कप्तान, सिपाही, कांस्टेबल्स, हमारा जवान, हमारा हीरो, हमारी शान, फौजी शहादतें दे रहे हैं। तो इन्हें इस किस्म की ब्लैकमेलिंग के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपकी लोकेशन ले लेंगे, ओ भाई तुम अपने बंदे पूरे करो, PTI वाले जहां जा रहे हैं जाने दो, तुम्हारा इससे क्या कर, उसका वोट तो तुम्हें प्लस हो नहीं सकता। मुझे बताएं, ये क्या कह रहे हैं कि लोकेशन हम लेंगे, भाई वो तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये मुझे बताएं, FIA के पास तो ये है ही नहीं। इसका मतलब है ये हमारे अदारों को कंट्रोवर्सी की तरफ ले जा रहे हैं। खुदारा एस्टेब्लिशमेंट खुसूसन और अदलिया, इस पिलर पे पाकिस्तान खड़ा है, इन्हें मुतनाज़ा ना बनाएं। मेरी तो गुजारिश है, हम तो गुजारिश PTI और इनसे भी कर रहे हैं। लेकिन अता तारड़ साहब ने और चंद दिन पहले किसी और ने भी उन पर बड़े इल्ज़ामात लगा रहे थे इदारे पे, बज़ाहिर कहते थे कि जी उन्होंने डील के, मलक अहमद खान साहब हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, देखिए उन्होंने क्या, वो भी कह रहे थे जी इमरान खान को मेरे सामने NRO दिया गया। यार आपके पास FIA के पास ये एसेस नहीं है कि वो मेरी और आपकी लोकेशन चेक करे, डाटा निकालने का। भाई क्या ये मुल्क में पूरी तुमने मुल्क को गद्दार बना दिया? ये चेक करना है हमने कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बलूचिस्तान के अमन लाना है।
फाटा में अमन लाना है, गिलगित बल्तिस्तानिया में लाना है, इस्लामाबाद तक आपके दहशतगर्द आ गए हैं और आप पॉलिटिशियनों को वॉच कर रहे हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, वो खाने वाला है या मियां वाला पहले है, हाफजाबाद है या समनाबाद है या वजीराबाद है या फैसलाबाद है। वो ये छोड़ दो यार, बात के काम। कुछ ज्यादा हमारी सोच मनफी नहीं होगी? काजी साहब, मैं आपसे एक बार सवाल, एक बात बताएं, एक मिनट, हम मान क्यों नहीं लेते कि अरशद शरीफ साहब की तबई मौत हुई थी? हम क्यों नहीं मान लेते कि यहाँ मॉडल टाउन में लोगों ने खुदकुशी कर ली थी? हम क्यों नहीं मान लेते कब्जा करने वाला और करवाने वाला एक घाट पे पानी पीते हैं? क्यों नहीं मान लेते? उस पे ज्यादती ना करें, उसका मुझे मान लेना यार, वकील कोई नहीं होता प्योदा। काजी साहब, अब अल्लाह भी तो है ना, एक दुनिया है, इधर दुनिया से आप बच जाओगे बड़े से बड़ा जुर्म करके, लेकिन रब्बुल आलमीन ये एक दाएं एक बाएं बैठा है, वो उसकी मर्जी से पता नहीं हिलता। रोज़े हशर वाले दिन इबरत का निशान दुनिया में भी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह और आखिरत में भी। तो आप मेरे मैंने तारिक साहब का शॉर्ट सुनवाना है, एक तो आप बिल्कुल नहीं मानते कि 13 पार्टियां जो है खुद ब खुद इकट्ठी होगी थी इमरान खान के खिलाफ और कोई मुदाखलत नहीं हुई थी? आप ये बात नहीं मानते? मैं नहीं मानता यार, क्यों इतना मनफी हुई थी? मैं मनफी नहीं, मेरी नून लीग वालों से खुद बात हुई है, मैंने उनसे 2-3 दिन से पूछ रहा हूं, वहां पे वो प्रिजन वैन भी नहीं आई थी पंजाब हुकूमत। मैंने कहा यार आपका लेना हक है, मुझे बता दो किस तरह लोगे, ये एक वोट भी पीटीआई का साहब ऐसे लेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है, क्योंकि ओपनली इनके लोग, मैं एक शादी पे एक बहुत, मैं नाम नहीं लेता मुस्लिम ने, उनके भाई साढ़े नाल ने वो करा देंगे, ये कह रहे हैं खुदारा इदारे भी सोचें और आप भी सोचें, मेरे को बदनाम कर रहे हैं। सुनिएगा, वतन अजीज के 22 करोड़ अवाम के, अल्लाह के लिए इस मुल्क में अगर कोई किसी गलत इस्तेमाल कर रहा होगा, देखें ये हो सकता है ना, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वो फुट सोल्जर है, वो गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन अच्छा, अता तारिक साहब की एक और बात सुनते हैं। हमें ये भी खबरें हैं कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं अपने बेटे के पास, मगर उनकी बाकी फैमिली का नाम नो फ्लाई लिस्ट में है। उनसे भी मैं कहूंगा कि अच्छा नहीं लगता कि एक वजीर आला का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए, इसलिए बाहर जाने से गुरेज करें। ये तजवीज ज़ेरे गौर है, क्योंकि पहले ही मोने सलाई साहब भाग गए हैं मास्टर प्लान के पैसे लेके यहाँ से। मास्टर प्लान भी कल अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो स्ट्राइक डाउन हुआ और मास्टर प्लान को फिलहाल उस पर अमल दरामद रोका गया है। वो केस भी हम भरपूर लड़ेंगे, मगर ये बात बिल्कुल ज़ेरे गौर है क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि ये अपने बेटे के पास बाहर चले जाएं, इसलिए ये तजवीज बिल्कुल ज़ेरे गौर है। नहीं तो इसमें या आपकी देखिए भट्टी साहब, ये कोई बड़ी बात है? और भाई ज़ियाउल हक जब भुट्टो को फांसी लगा रहा था, आप भुट्टो ज़ियाउल हक के साथ थे, तो आपकी शानदार रवायत तो मौजूद है, हम तो कुछ भी तवक्को कर सकते हैं आपसे। ये कहा कि वज़ीर आला का नाम नो फ्लाई लिस्ट में है और फिर साथ ही कहते ना जाए। वो अल्लाह के बंदो, आप चलो गालबन नहायत काबिल एहतराम नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा, काजी साहब इस वक्त कहाँ है? ओ भट्टी साहब, ये केड़ा मुल्क है? अरे नवाज दो भाई, यहाँ पे एक गवर्नमेंट है, उसको गिराने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? एक मुंतहिब वजीर आला का नाम अगर आपने नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया तो ये क्राइम है। क्या कर रहे हो यार, जबर से, जुल्म से? ये बताएं, आप जमहूरियत की शम्मा को बुझा रहे हो इक़्तिदार की हवस के लिए। साहब वो कहते हैं अवाम नहीं हमारे साथ, ताकतवर हमारे साथ है, हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। अगर जो इंतकाम ले रहे हैं जो भी, खुदा के लिए आप इक़्तिदार की हवस के लिए जमहूरियत को फूकों से बुझा रहे हो, ना बुझाएं। ये जो गलत कर रहे हैं ये कल को ऊपर। अच्छा, आप समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है? यार ये दावादार है ना, मैं तो नहीं कह रहा भाई। वो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई एतमाद का वोट नहीं ले सकता। और तुम बताओ तुम्हारे वोट कितने हैं? तुम रन ऑफ पे भी उस पर हार रहे हो। उनके 177 है, 186 रह जाएंगे, तुम्हारे 178 179 से एक ऊपर नहीं हो सकता। तुम भाई किस तरह हुकूमत छीन लोगे? और साहब डाटे दा ਜਿਹੜਾ सत्तावीं ਦਾ 100 की कहते हैं 27 100 साहब, अगर देखें आपका साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहा है, फरमा रहे हैं कि दोनों पार्टियां अक्सरियत 13 जमातें मिलके हम इन्हें शिकस्त दे चुके हैं, हम आप पे रेड लाइन लगा दी गई है। हमारी देखे ना, आप मेरी बात नहीं, ये अपोजिशन की लॉजिक कोई समझ आ रही है आपको कि ये वाकई ही पंजाब असम्बली में अकलियत को अक्सरियत में बदल लेंगे? मुझे बताएं किस तरह? भट्टी साहब, मैंने तो एक बात की है, आप क्यों नहीं मान लेते कि यहाँ कब्जा करने वाला और करवाने वाला एक घाट पे पानी पीते हैं? चले सुनते हैं जरा राना सनाउल्लाह साहब को। मोनो सलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर, स्पेशल जो है वो जहाज में, और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आए। लेकिन ये बाकी जो है, बाकियों का भी इरादा यही है, जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके जो है वो ले जाए। लेकिन भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून जो ढो ढो के पैसे पाकिस्तान में लाती रही है, उसका तो कुछ रिकॉर्ड करें। काजी साहब, आप थोड़े से ना
हाँ जी, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए हमें। ये वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, ठीक है, एम आई राइट के नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। उधर आपको पता है मोना सलाई जब गया एयरपोर्ट से गया है, FIA भी होती है चाहे चार्टर्ड प्लेन हो, पैसे निकले तो दिए हैं। पैसे आपने निकलवाए राना सनाउल्लाह ने। ये तो इतराफे जुर्म कर रहे हैं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोना सलाई स्पेशल जहाज में पैसे लेकर चले गया। भाई उधर सिविल एविएशन आपकी थी, कस्टम आपका था, FIA आपका था, एयरपोर्ट भी आपका था, एयरपोर्ट आपका था। वो मुझे बताएं काजी साहब ये कैसे कह रहे हैं कि उधर गया? तो भाई आप कहां से? मैं इसका क्या मतलब लूं कि इसका मतलब ऊपर से लड़ाई जाली है, पैसे बाहर ले जाने वालों में हम साडू हैं हम इस काम में। नहीं, मुझे बता दे ना, ये राना सनाउल्लाह साहब बता दे, अगर लाहौर से मोना सलाई साहब गए हैं एयरपोर्ट से, FIA इनकी, मैंने गुजारिश की है कस्टम इनकी, सिविल एविएशन इनकी, और भाई अगर वो बैग ले जा रहा था तो आपने क्यों? इसका मतलब है आप घबरा कर अब पहले मोना सलाई को आपने टॉर्चर किया कि किसी तरीके से इमरान खान का साथ छोड़ दें। अब उसके वालिद को नो फ्लाई लिस्ट में डाल के आप इंतकामी कार्रवाइयों से इस मुल्क की सियासत को दागदार कर रहे हैं, वो कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं भट्टी साहब मुझे कि कस्टम हो, कोई इदारा हो, हमने अपने जाती इस्तेमाल और अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करना, ये होता है यहाँ पे? मैं सिर्फ एक कह रहा हूं कि चार्टर्ड प्लेन पे भी जाए, वो पंजाब हुकूमत के एयरपोर्ट नहीं है, अंदर जो सिविल एविएशन है, इमिग्रेशन होती है, वहां भी कस्टम होता है। तो राना साहब ये इकबाल जुर्म है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग कराई, मोनस ने नहीं की। यहां बताएं कि CC फुटेज आपके पास है, दिखा दें कितने बैग थे उसके पास। इसका मतलब है खौफ से आप हुकूमत छीनना चाह रहे हैं। भाई हुकूमत हमें दे दो, पैसे ले जाओ, चले सुनते हैं राना साहब को मजीद सुनते हैं। यहाँ पे जो फ्रंट मैन उनका अनायत लक नामी बंदा बैठा है, वो बंदा करोड़ों रुपया जो है वो कमा रहा है, खुद भी और आगे भी पहुंचा रहा है। एंटी करप्शन में वो एक सफेद दाढ़ी वाला जो बंदा बैठा है, इंतहाई वो शख्स है, उसने वहाँ पे जो है वो लूट सेल लगाई हुई, जाएं जाके पैसे दें और जो मर्जी काम जो है वो करवा लें। और वैसे ही वो DG जो है वो भी रोज शाम को जो है वो अपना रोकड़ मिला के हिसाब करके जाता है। भट्टी साहब कितने आला ख्यालात हैं हमारे सियासतदानों के एक दूसरे के बारे में, देखिए उनकी कहानी इनके बारे में सुने तो सफेद दाढ़ी वाला शैतानिया को बड़ा ही सख्त लफ्ज़ का है, दोहराना मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं ये दोहराना नहीं चाहता। काजी साहब अगर वो कोई करप्शन कर रहा है तो FIA कार्रवाई होनी चाहिए। आप नैब तो आपके पास है ना, आपका तो इलेक्शन कमीशन वारंट निकाल देता है साबिक वज़ीर आज़म का। ओ भाई आपके पास तो वो जादू की छड़ी है कि मुर्दे बोलने लग पड़ते हैं, मुर्दे बोलते हैं, हाँ काका किया हाल है, मैं चंगा भला कबर ही सुता था, तू आके जगाता। आपके पास तो वो जादू की छड़ी है। आप समझ रहे हैं एंटी करप्शन में वो दाढ़ी वाले, वो सुन्नत रसूल है, उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कार्रवाई करें। नैब आपके पास है, FIA भी है, FIA भी है, और पता नहीं क्या क्या है इनके पास, वो कुछ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यार करप्शन जो मर्जी कर लो वो तो सारा प्रॉब्लम नहीं है। कई सब वफाक में इसका मतलब है करप्शन खत्म हो गई। वहां तो करप्शन मैं बताया अब राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू से ऐसे और ताड़ा लगा कि पंजाब सिर्फ करप्शन है, बाकी सिंध में भी रावी चैन कर रहा है। नहीं वो तो इंतहाई एक मुनसिफाना फैसला हो गया ना, वो 23 अरब का वो मकसूद पर ना कोई यहाँ मकसूद चपड़ासी था, कोई था ही नहीं, बिलावजह की कहानियां बनाई हुई हमने। नहीं काजी साहब आप इनसे पूछे ना राना साहब से, आप मुस्लिम लीग नून के दोस्त आपको मिले थे, वो जो आपको कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 27 बंदे हमें किसी ने तोड़ के उन्होंने कहा जी 17, मैं बखुदा हल्फन कहता हूँ, नाम नहीं उनका लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा जी 17 बंदे उन्होंने हमें जो है वो यार किन्होंने 17 बंदे ना होगा गन्ने के खेतों में मैं और तू करेंगे कोयल की कू उधर से जाके 17 गन्ने तोड़ लिए। वो मुंतहिब नुमाइंदे हैं यार, वो 50,000 60 70,000 वोट लेकर आए हैं, कैसे तो आपने खरीद लिया उनको? 17 मुझे बताए ना, कौन से नाम बताए? चले मुझे नाम नहीं बताया उन्होंने, ना मैंने पूछे हैं, लेकिन बड़ी साहब वैसे नाम उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि कई दफा नामालूम हो जाते हैं नाम। और नहीं वो पता नहीं फिर जिन्होंने कीते हैं उन्होंने नाम पता होना है, अगर किए हैं तो बकौल इनके। लेकिन बड़ी साहब आप ये बताएं कि क्या कुछ 30-40 लोग बताए जा रहे हैं शार्ट होंगे? नहीं, मेरी इतला है 7 लोगों को दबाव डाला गया PDM की तरफ से, बहुत ज्यादा। उनमें से 4 लोग, नोटों का ढेर था जिसके नीचे आगे 4 लोगों ने इमरान खान साहब को एविडेंस भी दिखा दिए। इसीलिए इमरान खान साहब ने आज खुल के बातें की हैं, और मुझे यकीन है इमरान खान की आज की गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ठीक है? अगर ये गड़बड़ हो रही है तो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है? इंशाअल्लाह ताला इस तरह सिलसिला नहीं चलेगा।
मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये बात से 17 मैं बंदे इनके पास है ना काजी साहब। खुशगुमानी तो ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देखे, मेमूना एक हफीज खातून सामने आई, वो सामने नजर आ रहा है, एक बंदा चले गया बाहर, वो नजर आ रहा है, खुरम लगारी कह रहा मैं नहीं, तो बाकी आप 17 बंदे सुबह ऐसा खुरम लगारी साहब का ज़मीर भी जाग गया है। नहीं, उनका ज़मीर नहीं जागा, जागा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं उन साइड पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये बता दें, ये इनके पास 17 बंदे या 27, वो वोट तो इन्हें नहीं पड़ सकता, इनके लिए वो जीरो है, अंडा माइनस अंडा, उनके सुबह इस्तीफे दिला दें, वो इस्तीफे पार्लियामेंट से दे दे, सूबाई असम्बली से, फिर हाँ इनकी अक्सरियत हो जाएगी, हम मान जाएंगे, फिर आपकी लॉजिक भी होगी गुफ्तगू करने में, भाई हम पंजाब छीन लेंगे। लेकिन सवाल फिर यही उठते हैं कि डेमोक्रेसी बड़ा हमबत थी इससे, आर वी रियली अ डेमोक्रेसी? ये सवाल छोड़े जाते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।